हाँ, तो कैसे हो सभी लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया। नहीं हो तो बढ़िया हो क्या हो, क्योंकि आज हम लोग लेकर आए हैं इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड लेक्चर। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या रिलेशन होता है वोल्टेज और करंट के बीच में। तो अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और बच्चों के दिमाग में भी ये क्वेश्चन आते रहता है कि आखिर वोल्टेज और करंट आपस में किस तरीके से लिंक होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वोल्टेज और करंट में ज़्यादा डेंजरस कौन होता है, वोल्टेज क्या चीज़ है, करंट क्या चीज़ है, आखिर दोनों का आपस में कनेक्शन किस तरीके से बैठ रहा है। इस चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं और इसको समझेंगे हम लोग आज के लेक्चर में। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो वोल्टेज और करंट के बीच के रिलेशन को बताने वाला है और इस रिलेशन का बहुत ही खूबसूरत सा नाम है ओम्स लॉ, इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग ओम्स लॉ को पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर ओम्स लॉ क्या कहता है। तो चलो इसको बिना टाइम को वेस्ट करें हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको समझना है कि ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, उससे पहले आपको बता दें कि ओम जो है ये एक साइंटिस्ट का नाम होता है, तो उन्हीं के नाम पे रखा हुआ है ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम एक साइंटिस्ट का नाम होता है, तो उसी के नाम पे ओम्स लॉ रखा है। अब क्या होता है ओम्स लॉ उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो उसके लिए ये मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है और ये कंडक्टर है, इसके दोनों टर्मिनल जो है वो ए और बी है। ठीक है, तो कोई भी कंडक्टर आपके पास है और इसके दो टर्मिनल हमारे पास है, जिनको हमने बोला है ए और बी। अब होता क्या है कि देखो, जब भी आप किसी कंडक्टर के दो टर्मिनल के बीच में बैटरी या सेल कनेक्ट करते हो, किसी भी कंडक्टर के दो टर्मिनल के बीच में बैटरी या सेल आप कनेक्ट करते हो, तो जैसे ही बैटरी या सेल कनेक्ट करते हो वैसे ही दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आता है और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, अब इस वोल्टेज की वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एक थ्रस्ट, एक धक्का लगता है और उस धक्के की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है वायर में और जिसकी वजह से वहां पर करंट आता है। तो जैसे ही वोल्टेज आएगा, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो वहां पर वायर में करंट आता है, यानी कि वोल्टेज ही करंट को प्रोड्यूस कर रहा है। इतना तो सबको समझ में आता है। ठीक है, तो जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस सर्किट के अंदर जैसे ही हम एक बैटरी को कनेक्ट करेंगे, एक सेल को कनेक्ट करेंगे, वैसे ही हम देखेंगे इसके अंदर हमको करंट मिलने लगता है। ठीक है, अब सपोज करो हमने वोल्टेज जो है, यहाँ पर हम लिखेंगे वोल्टेज और यहाँ पर हम लिखेंगे करंट। ठीक है, तो इधर हमने रखा वोल्टेज और इधर रखा हमने करंट। अब वोल्टेज को हमने वोल्ट में लिखा है और करंट को हमने सपोज कर लो एम्पियर में लिखा है। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज होता है उसका यूनिट एसआई यूनिट होता है वोल्ट और करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। तो सपोज करते हैं कि हमने मान लेते हैं शुरू में हमने कितना वोल्टेज रखा था, 2 वोल्ट हमने यहाँ पर सप्लाई दिया। हमने कंडक्टर के दोनों सिरों के अक्रॉस कितना हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, 2 वोल्ट। सपोज कर लो हमने 2 वोल्ट का एक सेल कनेक्ट कर दिया किसी कंडक्टर के दोनों टर्मिनल के बीच में, तो हमने मेजर किया कि करंट कितना आ रहा है, 0.1 एम्पियर है। ये हमने एग्जांपल लिया है, इसको काफी सीरियस मत लेना कि 2 वोल्ट लगाएंगे तो 0.1 एम्पियर ही करंट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपेंड करता है सर्किट कैसा है, उस हिसाब से करंट उसके अंदर आता है, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आता है। अभी रेजिस्टेंस हमने पढ़ा नहीं है तो उस हिसाब से हम इस चीज को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए अभी आप ऐसा इमेजिन कर लो, अगर 2 वोल्ट अपने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो करंट कितना आया, 0.1 एम्पियर आया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर जो वोल्टेज है इस वोल्टेज को मैंने किया 4 वोल्ट। ठीक है, 4 वोल्ट कर दिया। तो जैसे ही हम वोल्टेज को 4 वोल्ट करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर जो करंट आ रहा है वो 0.2 एम्पियर आ रहा है। फिर हम वोल्टेज को करेंगे 6 वोल्ट और जैसे ही हम वोल्टेज को करेंगे 6 वोल्ट वैसे ही करंट देखेंगे 0.3 एम्पियर आएगा। फिर जैसे ही वोल्टेज को 8 वोल्ट करेंगे तो करंट जो हमारा है वो 0.4 एम्पियर आएगा। और इसी तरह से जैसे ही हम 10 वोल्ट करेंगे हम देखेंगे हमारा करंट 0.5 एम्पियर आ चुका है। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल लिया है। अब इन रिलेशन को देख के आपको समझना है कि वोल्टेज के चेंज से करंट के चेंज पर क्या असर पड़ रहा है, आखिर वोल्टेज को चेंज करने से करंट पर क्या इफेक्ट आता है। तो ये चीज हमको जो है वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन को समझने में हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, अगर इन दोनों के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर हमने वोल्टेज को 2 टाइम्स किया है। देखो 2 वोल्ट से हमने कितना किया है, 4 वोल्ट किया है। जैसे ही वोल्टेज को 2 टाइम किया गया तो करंट भी देखो 2 टाइम्स हो गया है। 0.1 का 2 टाइम्स करोगे 0.2 आएगा। ठीक है, तो वोल्टेज को 2 टाइम्स करने से करंट भी कितना हो गया है, 2 टाइम्स हो गया है। या फिर आप कहीं और एग्जांपल ले लो, चलो अगर आप यहाँ से यहाँ देखो, इसमें से इसमें देखोगे तो 2 से 8 हुआ है, मतलब कितना टाइम्स किया आपने, 4 टाइम्स किया है। 2 4 जा 8, आपने 2 वोल्ट को 4 टाइम्स करके 8 वोल्ट किया। तो यहाँ पर भी अगर आप इन दोनों में ध्यान से देखो तो 0.1 से 0.4 हुआ है, तो करंट भी कितना टाइम्स बढ़ा है, 4 टाइम्स बढ़ा है। मतलब वोल्टेज जितना टाइम्स बढ़ रहा है करंट भी उतना टाइम्स बढ़ा है। वोल्टेज जितना टाइम्स घटेगा करंट भी उतना ही टाइम घटेगा। आप घटा के भी चेक करोगे तो सेम वैसे ही आ रहा है, जैसे बढ़ाने पर हो रहा है वैसे ही घटाने पर होगा। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे वोल्टेज चेंज हो रहा है वैसे वैसे करंट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वोल्टेज को डबल करने से करंट भी डबल होता है, वोल्टेज को 4 गुना करने से करंट भी 4 गुना होगा। इसी तरह से वोल्टेज को आधा करने से करंट भी आधा होता है। वोल्टेज के साथ जो करेंगे करंट के साथ वही होगा। वोल्टेज करंट जुड़वा भाई, यहाँ पे ऐसा समझ लो, वोल्टेज के साथ वोल्टेज को मारोगे तो दर्द
करंट को होगा, यानी वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब भी कहीं पर ऐसा रिलेशन दिखे कि एक चीज को चेंज करने से दूसरी चीज में भी उतना ही चेंजिंग आता है, सेम चेंजिंग आता है, तो उस केस में हम बोलते हैं इन दोनों का रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस रिजल्ट से, इस ऑब्जर्वेशन से एक रिजल्ट निकाला हमने, इस रिजल्ट यहाँ से मतलब इस ऑब्जर्वेशन से जो रिजल्ट आया वो ये कहता है कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट, मतलब जैसे जैसे वोल्टेज को चेंज किया जाएगा वैसे वैसे करंट में भी चेंजिंग आएगी। वोल्टेज को डबल करेंगे करंट डबल होगा, वोल्टेज को आधा करेंगे करंट भी आधा होगा, वोल्टेज के साथ जो करेंगे करंट के साथ वही होगा। तो इस तरह का रिलेशन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है। अब आपको पता होगा कि जब भी हम मैथ करते हैं, जब भी क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन करते समय हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी नहीं होनी चाहिए। हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वल का साइन आता है, जिससे हम किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं, और जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट को हम यहाँ पीछे लिखेंगे। कांस्टेंट आप कहीं भी लिख सकते हो इधर, तो हम यहाँ इस तरह से कांस्टेंट को पीछे लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट है इसको बड़ा सा लिख रहा हूँ मैं, और इस कांस्टेंट का नाम है आर। अब ये जो आर है ये एक कांस्टेंट है। क्या है? एक कांस्टेंट है। और कौन सा कांस्टेंट है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, आर क्या है? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट का जो नाम रखा गया वो रखा गया है रेजिस्टेंस। क्या नाम रखा गया है? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस से ही आर यहाँ पर उठा लिया गया। ठीक है, तो कांस्टेंट को हम आर से लिख रहे हैं। आर क्यों? क्योंकि इसका नाम हमने रखा है रेजिस्टेंस। तो एक नया टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है। वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन खोजते खोजते हम एक नए टर्म तक पहुंचे हैं जिसका नाम है रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर एक नई चीज आएगी रेजिस्टेंस। अब इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ओम्स लॉ कहता क्या है? ठीक है, तो ओम्स लॉ अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप किस तरीके से इसको उसको समझाएंगे, ये थोड़ा जरूरी होता है समझना। कई बार लोग इसको गलत समझ जाते हैं। तो गलत कैसे समझते हैं? तो आप इसको डेफिनेशन में ऐसे बोलते हो कि किसी भी कंडक्टर के टर्मिनल्स, जो कोई भी कंडक्टर होगा उसके जो दो टर्मिनल होंगे उनके अक्रॉस जो आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो, ठीक है, किसी भी कंडक्टर के दो टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है वो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही होता है ओम्स लॉ। लेकिन ये ठीक है, ओम्स लॉ तो है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से सही नहीं है। तो इसको पूरी तरीके से सही तब करेंगे आप जब इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड करोगे तब। तो देखो यहाँ पर होता क्या है कि किसी भी कंडक्टर के दो टर्मिनल के अक्रॉस जो आप वोल्टेज लगाते हो वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो भी आपका कंडक्टर है उसका टेम्परेचर, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि जो कंडक्टर है उसका जो टेम्परेचर है और उस कंडक्टर की जो डायमेंशंस है, ठीक है, ये अनअफेक्टेड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अनअफेक्टेड होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ इसका कि जो भी आपने कंडक्टर लिया है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर मतलब अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे रखा है तो 20 डिग्री सेल्सियस पर ही होना चाहिए जब आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हो। उस केस में वोल्टेज घटा रहे हो, जब भी आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो उस केस में उसका जो कंडक्टर है आपका उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। ये चीज याद रखना। और दूसरा कि ये जो है इसका डायमेंशन है वो डायमेंशन अनअफेक्टेड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप वायर की लेंथ को बढ़ा दिए, वायर को मोटा कर दिए, वायर को पतला कर दिए, खींच दिए उसको, ऐसे नहीं करना है। वायर जैसा था सेम टू सेम वैसा ही होना चाहिए। उसके डायमेंशंस में, उसकी लेंथ में, उसकी मोटाई में किसी में भी चेंजिंग नहीं आनी चाहिए और टेम्परेचर भी चेंज नहीं होना चाहिए। इस केस में आप बोल सकते हो कि कंडक्टर के दो टर्मिनल के अक्रॉस लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस उसमें फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये है ओम्स लॉ। अब जाके आपका ओम्स लॉ जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से ओम्स लॉ को कंप्लीट कर सकते हो। बाकी अगर मैथमेटिकल फॉर्म देखा जाए इसका, तो मैथमेटिकल शॉर्ट फॉर्म क्या है? वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है। यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे हम। अब यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट को हम आर से क्यों लिखे हैं? क्योंकि उसका नाम हमने क्या रखा हुआ है? रेजिस्टेंस रखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि ये रेजिस्टेंस क्या होता है, लेकिन उससे पहले हमारे पास यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ग्राफ आता है। उस ग्राफ को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाने वाले हैं और ग्राफ को समझेंगे कि आखिर ये ग्राफ हमको किस तरीके से रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करने में हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उस ग्राफ से ही हम ये रेजिस्टेंस टाइप की जो चीज है उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में आप जान लीजिए कि क्या है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का मतलब, जैसे रेजिस्ट का मतलब क्या होता है? इसके नाम से मालूम चला रेजिस्ट। रेजिस्ट मतलब किसी चीज को अपोज करना, रोकना। तो देखो होता यह है कि जब भी किसी वायर में या किसी भी सर्किट में या किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो करंट ऐसा नहीं कि एक पाइप है और उसके अंदर पानी एकदम मस्त फ्लो कर रहा है, ऐसा नहीं होता। वायर में क्या होता है, जिस किसी भी एटम का, जिस किसी भी मटेरियल का, आपने मेटल का वायर लिया होगा, उस मेटल के एटम होते हैं और उन एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन को भागना होता है
और वो इलेक्ट्रॉन घसीटते हुए, ड्रिफ्ट होते हुए, लड़ते भिड़ते, सबसे टकराते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, इतना मैंने आपको बताया था। तो इस केस में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन को आगे जाना होता है, मूव करना होता है, तो उसके सामने जो ये एटम्स होते हैं इनसे सबसे वो लड़ता भिड़ता है, कोलिजन्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लगातार जो है वो कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन का एटम से, और इसी कोलिजन की वजह से उसका जो मोशन होता है वो थोड़ा थोड़ा रेजिस्ट होता है, रुकता है। जैसे ऐसा समझो, जैसे अगर आप एक मस्त हाईवे पे चल रहे हो तो आपके रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन वहीं अगर एक हाईवे पे ऐसे ब्रेकर आ जाए तो ब्रेकर की वजह से आपका जो फ्लो है वो अब रुकेगा, उसमें रेजिस्टेंस आएगा, आप थोड़ा स्लो करेंगे अपने आप को। ऐसा नहीं कि रुक जाएंगे, आप ब्रेकर पे गाड़ी चलाएंगे लेकिन आप स्लो हो जाएंगे, क्योंकि ब्रेकर एक तरीके से रेजिस्टेंस है आपके सामने। सिमिलर इसी तरीके से जब वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो उसके सामने जो एटम्स आते हैं वो एक रेजिस्टेंस की तरह, एक ब्रेकर की तरह काम करते हैं, जिससे वो लड़ता है और लड़ के अपने मोशन को स्टॉप, मतलब स्लो कर लेता है। तो इसी चीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस सिंपली क्या है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो आप। जब भी चार्ज फ्लो करता है, जब भी करंट फ्लो करता है, तो उसके सामने जो अपोजिशन ऑफर होता है उसी हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। अपोजिशन ऑफर्ड बाय एटम्स ऑफ कंडक्टर टू द इलेक्ट्रॉन या टू द चार्ज पार्टिकल, हम बोल सकते हैं उसको रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब सिंपल अगर इसको शब्दों में बोला जाए तो किसी भी चार्ज पार्टिकल के रास्ते में जो भी अपोजिशन ऑफर होगी करंट के फ्लो होते समय, उसे ही हम लोग क्या नाम देंगे, रेजिस्टेंस नाम देंगे। इसको किससे लिखा जाएगा, आर से लिखा जाता है। और बाकी इसकी गहराई में चलते हैं, थोड़ा सा गहराई में चल लेते हैं और फिर इसका हम ग्राफ बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर इस डेटा की हेल्प से हम एक ग्राफ बनाने वाले हैं, इसलिए इस डेटा को मैं रफ नहीं कर रहा हूँ, यहीं पर चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब ये जो आर है इसकी हम यूनिट बनाने वाले हैं, तो यहाँ से आर का अगर हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई। यहाँ से आई डिवाइड में चला आएगा, इधर से आई मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा, तो आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई हो जाएगा। यहाँ से अगर हम आर की यूनिट बनाएंगे तो वी का यूनिट होता है वोल्ट और करंट का यूनिट होता है एम्पियर, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर जो होगा ये इसकी एस आई यूनिट बनेगी, और इसको हम लोग बोलते हैं ओम। इस यूनिट का नाम होता है ओम। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर लॉ का नाम भी है ओम्स लॉ, और यहाँ पर जो नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है रेजिस्टेंस, उसका जो एस आई यूनिट होता है वो ओम भी ओम साइंटिस्ट के नाम पर ही रखा हुआ है। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज साइमन ओम, उन्हीं के नाम पर यहाँ पर रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या रखा है मैंने, ओम रखा हुआ। मैंने नहीं रखा, मतलब बनाने वालों ने रखा है। ओम को आप और क्या बोल सकते हो, वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर एसआई यूनिट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम बोलेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये ओम जो है उसके लिए एक सिंबल भी बनाया गया है, तो ओम के लिए जो सिंबल होता है उसको आपको याद रखना है, ऐसा सिंबल है। ठीक है, तो ये आपके पास ओम का एक सिंबल होता है। ठीक है, क्योंकि अभी हम आगे जो है इसको खूब सारा यूज करेंगे, बार बार हम ओम नहीं लिखते हैं, हम इसी सिंबल का ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज करेंगे। आगे क्वेश्चन में आप देखोगे कि हर जगह आपको ये सिंबल दिखाई देगा, तो आपको समझना है कि ये ओम है, और ओम मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। जैसे वोल्ट देख के आप समझते हो वोल्टेज है, एम्पियर देख के आप समझते हो करंट है, वैसे ही ओम देख के आपको समझना है ये क्या चीज़ है, ये रेजिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से कई बार आपसे एक ओम का डेफिनेशन पूछता है, तो एक ओम की डेफिनेशन तो आप कोई भी बना सकता है। ये एक कब आएगा, जब ये 1 हो जाए और ये 1 हो जाए। ठीक है, या ये 2 हो जाए, ये 2 हो जाए, तब भी 2 और 2 को डिवाइड मारेंगे 1 आएगा। तो हम 1 और 1 करके 1 ओम की परिभाषा बना सकते हैं, डेफिनेशन हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जब भी किसी कंडक्टर का टेम्परेचर और डायमेंशन अनअफेक्टेड हो, तो उस केस में अगर हम उस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे और उसके अंदर करंट कितना फ्लो होता है, 1 एम्पियर। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर के क्रॉस लगाने पर अगर करंट उसमें 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, उस केस में उस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी थी। इसकी डेफिनेशन भी आप इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस टाइप की एक नई चीज़ आती है। अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये रेजिस्टेंस चलो ठीक है, हमको समझ में आ रहा है कि हाँ वायर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो उसके रास्ते में अपोजिशन आता है, यहाँ पर कुछ रुकावटें आती है इलेक्ट्रॉन के मार्ग में, जब वो भागने की कोशिश करता है राह में अपने, जब सक्सेस की तरफ आप भागते हो तो आपके भी रास्ते में रुकावटें आती हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है वायर में तो उसके रास्ते में जो रुकावट आती है, जो ऑफर होता है उसको अपोजिशन, वही सबको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, हम वायर के अंदर घुस के देखेंगे थोड़ी ना कि इलेक्ट्रॉन को कितना कितना जो है दिक्कत हो रही है, सामने किससे किससे लड़ रहा है, कितना कितना अपोजिशन ऑफर हो रहा है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है मैथ। तो मैथ का इस्तेमाल करके ग्राफ मेथड से हम आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, काफ़ी इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जो कि ग्राफ किसके किसके बीच होने वाला है। तो ग्राफ जो होगा वो अपना वोल्टेज और करंट के बीच में होने वाला है। इधर हम लेंगे करंट और इधर हम लेंगे वोल्टेज। एक्स एक्सिस पे करंट लिया है मैंने, वाई एक्सिस पे वोल्टेज लिया है। कई बार लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज ले लेते हैं, और यहाँ पर आप एक्स एक्सिस पे वोल्टेज भी ले सकते हो, यहाँ पर भी आप करंट ले सकते हो। ठीक है, लेकिन हम ये वाला
ग्राफ जो है वो ड्रॉ करेंगे, जो एनसीईआरटी के अंदर बना होता है वो ग्राफ हम ड्रॉ करने वाले हैं। अब हमको करना क्या है, इस ग्राफ में सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। तो इधर हम वोल्टेज इधर हमने लिख लिया है ऐसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से इधर वोल्टेज, और इधर करंट लिखेंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। इधर हमने वोल्टेज लिख लिया है और इधर हमने क्या लिख लिया है, करंट लिख लिया। अब हम सारी वैल्यूज़ को बस उसी तरीके से मार्क करेंगे। तो 2 वोल्ट पर कितना करंट है, 0.1, तो 2 पर 0.1 यानी ये कहीं पॉइंट है। ऐसी 4 पर कितना आएगा, 0.2 यानी ये। ऐसी 0.3 जो है वो 6 वोल्ट पर आया था, ऐसे 0.4 जो है वो 8 वोल्ट पर आया था, और ऐसे ही 0.5 एम्पियर जो है वो 10 वोल्ट पर आया था। तो ये हमारे पास पॉइंट हमारे पास इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इनको हम रफ कर सकते हैं। चलो, तो ये सारे पॉइंट हमको ग्राफ में मिल चुके हैं। 2 वोल्ट पर आपने देखा 0.1, 4 वोल्ट पर देखा 0.2, ऐसी 6 पर ये। अब हम सारे ग्राफ को, और जब हम वोल्टेज को 0 रखेंगे, वोल्टेज जब 0 होगा, जब वोल्टेज रहेगा ही नहीं, 0 वोल्ट जब होगा तो उस केस में करंट भी कितना रहेगा, 0 एम्पियर है। अरे करंट ही नहीं रहेगा, जब आपने कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं लगाया होगा तो करंट ही नहीं रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर भी एक पॉइंट आप ले सकते हो। अब सारे पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करो तो आप देखोगे एक स्ट्रेट लाइन बनता है। मेरा तो लाइन ही गड़बड़ हो गया, आप क्या करें। चलो, तो यहाँ पर सारे पॉइंट को जोड़ने से एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आपको ऑब्टेन्ड होगा। यानी आप बोल सकते हो कि वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और ये कंडक्टर के लिए ग्राफ है, याद रखना है। ये किसके लिए ग्राफ बनाया हुआ है, ये ग्राफ है फॉर कंडक्टर्स। किसके लिए है, कंडक्टर के लिए है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। केवल कंडक्टर के लिए ही ग्राफ ऐसा बनता है, बाकी और भी जो सेमी कंडक्टर होते हैं उनके लिए अलग तरीके से ग्राफ बनता है। बाकी इंसुलेटर के लिए ग्राफ क्या, वो सब छोड़ो, वो सब हमको अभी डिस्कस नहीं करना, ठीक है। चलिए, तो ये कंडक्टर के लिए याद रखना, ठीक है। चलो, और इसको हम लोग ओहमिक कंडक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओहमिक कंडक्टर। ओहमिक कंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो ओम्स लॉ को फॉलो करने का मतलब वोल्टेज और करंट दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो भी कंडक्टर आपके ओमिक कंडक्टर होंगे वो ओम्स लॉ फॉलो करेंगे, और उनका जो वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन ऑब्टेंड होना चाहिए। तो हमको अगर चेक करना है कि कोई भी कंडक्टर ओमिक है कि नहीं है, तो हम उसमें वोल्टेज को चेंज कर करके करंट की वैल्यू को नोट करेंगे, और वोल्टेज और करंट को जब हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेंड होगा। तो हम समझ जाएंगे कि हाँ, ये कंडक्टर ओमिक कंडक्टर है। और अगर सपोज करो आपने वोल्टेज को चेंज किया किसी कंडक्टर में और करंट अलग तरीके से चेंज हुआ, कुछ ऐसे करंट में चेंजिंग आई वोल्टेज को चेंज करने से, तो ये जो ग्राफ बना है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो हम बोलेंगे ये जो हमारा कंडक्टर है ये ओमिक कंडक्टर नहीं है। हो सकता है वो सेमी कंडक्टर हो सकता है वो सुपर कंडक्टर हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो हमारा कंडक्टर ओमिक कंडक्टर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में ऐसे ग्राफ नहीं आएंगे, ये हायर लेवल में आते हैं, 12th लेवल में आते हैं, तो उसको आप छोड़ दो, टेंशन ना लो उसका, ठीक है। चलो, तो ये ग्राफ बन गया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसका बन चुका है। तो अपने आप मैथ में आपने क्या पढ़ा होता है कि जब कभी भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आता है तो हम उसके स्लोप की बात करते हैं। अब ये डेटा हम रफ करने वाले हैं, क्योंकि डेटा की हेल्प से हमने ग्राफ को ड्रॉ कर लिया है। अब डेटा की कोई जरूरत नहीं है, तो इसको हम जल्दी से रफ करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, जब भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होता है तो हम स्ट्रेट लाइन का एक स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या चीज़ होती है, तो स्लोप को हम मैथ के टैन थीटा से निकालते हैं। टैन थीटा क्या होता है, तो जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब हमारे टिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ये आपको पता होंगे, ठीक है। तो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं उसमें टैन थीटा जो है इससे हम स्लोप को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसको हम एम से भी लिखते हैं, स्लोप के लिए शॉर्टकट जो होता है वो एम होता है। इसको हम टैन थीटा से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपली हम टैन थीटा का मतलब क्या होता है, जब भी हम टैन थीटा में थीटा की बात करते हैं तो थीटा हमेशा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक मेजर होता है। तो यहाँ से हम ऐसे एंटी क्लॉक चल के यहाँ जो एंगल मेजर करेंगे वो होता है थीटा। अब मेरे को टैन थीटा चाहिए, तो यहाँ पर मेरे को एक ट्राइंगल बनाना होता है। तो हम यहाँ पर चलो एक सपोज करते हैं एक छोटा सा ट्राइंगल, इसमें से हमने कोई भी दो पॉइंट आप पकड़ सकते हो यहाँ पर, जो भी आपको अच्छा लगे, कोई भी, ये दो पकड़ लो या ये दो पकड़ लो या ये फाइनल पकड़ लो, ऐसे कोई भी। अब ये वाला एंगल थीटा है, हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक है। ये अपने पढ़ा होता है, जैसे जैसे दो पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। तो सेम वही मैंने किया, ये इक्वल, ये पैरेलल लाइंस और इसको ट्रांसवर्सल कट करती है, तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलो, करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं इसको। अब क्या होगा, अब ये थीटा है, तो अगर इस ट्राइंगल के अंदर टैन थीटा लगाया जाए, इस ट्राइंगल को मैं बाहर बना दूं ऐसे, इसके अंदर अगर टैन थीटा लगाया जाए तो टैन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो परपेंडिकुलर जस्ट इसके सामने होता है ये परपेंडिकुलर और ये होता है बेस, ठीक है। तो आप देखो ये परपेंडिकुलर आप अगर ग्राफ से देखो तो आप निकाल सकते हो, ये ग्राफ से अगर आप ध्यान से देखो तो ये परपेंडिकुलर कितना है, ये परपेंडिकुलर ये है 10 - 6, तो 10 - 6 कितना हो जाएगा 4। इस तरीके से यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 4 अपॉन, अगर आप यहाँ से देखो तो ये आपको करंट की वैल्यू मिलेगी। बेस में क्या है, ये देखो इधर बेस में क्या है करंट, या सिंपल आप ऐसा समझ लो कि परपेंडिकुलर का मतलब ये क्या चीज़ है, ये है वोल्टेज। वोल्टेज का डिफरेंस लेना है मेरे को, यहाँ से यहाँ तक ये मेरा कितना होगा, ये देखो तुम अगर ध्यान से, ये 10 है ये 6 है, तो 10 - 6 करोगे तो 10 - 6 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये डेल्टा वी है, ये V2 ये V1, V2 - V1 डेल्टा वी। तो यहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। और अगर आप इस तरफ देखो ये चीज़ बेस को देखो, ये बेस को, तो बेस किस चीज़ को दिखा रहा है, ये करंट को दिखा रहा है। तो इधर हमको क्या मिल जाएगा करंट, तो वोल्टेज अपॉन करंट हम बोल सकते हैं यहाँ पर, वोल्टेज अपॉन करंट इस तरीके से, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर लूँ जल्दी से। तो यहाँ पर जो स्लोप आ रहा है वो आ रहा है वोल्टेज अपॉन करंट, और आपको दिख रहा होगा कि वोल्टेज अपॉन करंट को ही मैंने लिखा हुआ है आर, यानी कि ये जो स्लोप है ये स्लोप इसके इक्वल है V अपॉन I, V अपॉन I इक्वल्स टू R, यानी स्लोप से ही क्या मिलेगा मेरे को, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। यानी कुछ नहीं करना आपको, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना है किसी भी कंडक्टर के लिए, ओमिक कंडक्टर के लिए, उस केस में क्या करोगे आप, वोल्टेज और करंट का ग्राफ ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन का आप स्लोप निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, tan थीटा से। tan थीटा से कैसे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। परपेंडिकुलर में वोल्टेज की वैल्यू रखेंगे और बेस में करंट की वैल्यू रखेंगे, और V अपॉन I जैसे डिवाइड कर लेंगे वैसे ही क्या मिल जाएगा मेरे को R, यानी जो स्लोप आएगा वही किसकी वैल्यू होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैथ को यूज करके हमने किसी भी वायर के अंदर का रेजिस्टेंस को फाइंड कर लिया है, जो कि इम्पॉसिबल सा लगता है। वायर के अंदर घुस के कोई उसका रेजिस्टेंस थोड़ी निकालेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के रास्ते में जो एटम्स आते हैं उससे लड़ता पड़ता है। अब इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वायर में, कितने एटम होते हैं, ये तो चीज़ कभी भी काउंट ही नहीं हो सकती। तो हम रेजिस्टेंस को कैसे काउंट करें, फिर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो देखो इसका मस्त सा तरीका है, मैथ के यूज़ करके हम रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ से दूँ, अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर जैसे सपोज करो ये वोल्टेज है और ये करंट है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से 3 ग्राफ मैंने यहाँ पर बना दिया आपके सामने, A, B और C। अब आपसे कोई पूछे बताइए यहाँ पर A, B और C में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किस कंडक्टर का होगा। ये 3 ग्राफ कैसे बने हैं, हमने 3 कंडक्टर लिए हैं और तीनों का वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाया, एक ही में बना दिया है। ये वोल्टेज और ये करंट और ये 3 ग्राफ 3 अलग अलग कंडक्टर A, B और C के हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस सबसे हाई होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि रेजिस्टेंस इक्वल्स टू स्लोप। ज़्यादा स्लोप मीन्स ज़्यादा रेजिस्टेंस, कम स्लोप मीन्स कम रेजिस्टेंस। तो स्लोप मेरे को देखना है। अब स्लोप कैसे देखता हूँ हम, मतलब हम लोग स्लोप कैसे देखते हैं, tan थीटा से। अब थीटा ज़्यादा स्लोप ज़्यादा, और थीटा किधर से मेजर करते हैं हम, x एक्सिस से। तो आपको चेक करना है कि इसका थीटा बड़ा बनना है, जिसका एंगल जितना बड़ा बनेगा उसका tan थीटा उतना बड़ा होगा, उसका स्लोप उतना बड़ा होगा, उसका रेजिस्टेंस उतना बड़ा होगा। तो अगर आपको थीटा यहाँ दिखे तो नापने की जरूरत ही नहीं है, आपको दिख रहा है ये जो थीटा है थीटा 1 बोलो, ये जो थीटा है थीटा 2 और ये जो थीटा है थीटा 3। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा स्लोप किसका बनेगा, C का बनेगा। तो C का जो रेजिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे कम स्लोप किसका होगा, A का, तो इसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। और मीडियम में किसका होगा, मिडिल में किसका होगा, B का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ऑर्डर लिखूँ, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, C का, फिर किसका होगा, B का, और फिर किसका होगा, A का। तो ये एक तरीके से यहाँ पर ऑर्डर हो गया इनकी रेजिस्टिविटी का, ठीक है। मतलब लार्जर द स्लोप लार्जर द रेजिस्टेंस विल बी। इतना समझना आपको, जितना बड़ा स्लोप होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, स्लोप कम रेजिस्टेंस कम, क्योंकि स्लोप ही इक्वल है रेजिस्टेंस के, किसका स्लोप, वोल्टेज और करंट के ग्राफ का, स्ट्रेट लाइन का स्लोप, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम में कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, जो कि आप कर लेंगे। चुटकी का खेल है ये, चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वैसे अगर होती है तो फिर उसको आप एक बार जस्ट वीडियो को रिवाइंड करिएगा, पीछे करके फिर से देखिएगा, आपको सारी जो डाउट होंगे आपके, सारी जो कंसेप्ट होंगे वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। मेरा मानना है कि आपको आ ही जाएगा, ठीक है। चलो तो इसको जल्दी से आप नोट करो, फिर हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो नोट करिए इसको, फिर रब करके हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक। चलिए तो मिटाया जाए। चलो तो अब हमको क्या चीज़ पढ़ना है, हमने वोल्टेज समझ लिया, हमने करंट समझ लिया, हमने वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन भी समझ लिया है, और हमने ओम्स लॉ को अच्छी तरीके से समझ लिया है, और रेजिस्टेंस टाइप की जो चीज़ आई है उसको भी हमने इन डिटेल समझ लिया है। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है वोल्ट अपॉन एम्पियर, जिसको हम ओम कहते हैं। ओम का सिंबल क्या होता है वो भी समझ गए। रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ग्राफ कैसे खींचते हैं वोल्टेज और करंट के बीच का, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, कैसे पता करेंगे किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है किसका कम है, ये सारी चीज़ें हम ऑलमोस्ट समझ चुके हैं, ठीक है। चलो तो अब हम लोग समझने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग
रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, मतलब किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं उनको हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये हेडिंग ऊपर वाली जो है हम जल्दी से इसको रफ कर लेते हैं क्योंकि इसको हमने पढ़ लिया है। अब हम फैक्टर पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग, इसको थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं क्योंकि जगह थोड़ी कम हो जाएगी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है उसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं उसको हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है वो मेजरली 2 फैक्टर बुक में लिखे होते हैं, लेकिन ऐसे तो फैक्टर कई होते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको 3 फैक्टर जो है वो दिखा रहा हूँ। कौन कौन सा? एक होता है आपका लेंथ, ठीक है, दूसरा होता है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, और तीसरा होता है आपका टेम्परेचर, ठीक है। और अगर हम चौथे की बात कर लें तो चौथा होता है आपका नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। चलो, वैसे ही आपके सिलेबस में ये 2 ही चीज़ें हैं, तीसरा चौथा मैंने एक्स्ट्रा बता रखा है क्योंकि ये आपके हायर लेवल में 12th लेवल में आता है, लेकिन इतना भी हायर नहीं, मैं यहाँ पर भी आप इस चीज़ों को समझ सकते हो। तो आप इसको समझने की एक बार कोशिश हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। कि मतलब जो रेजिस्टेंस होता है, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था ओम्स लॉ में कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और प्रोपोर्शनल जब भी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है उसका नाम है आर, ये बड़ा सा कांस्टेंट आर, वी बराबर आई आर, आर एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ पर आर कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, यही तो सीखा है अभी तक। कांस्टेंट और वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करे, चेंज करे, लेकिन कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट हो, चेंज ना करे, फिक्स वैल्यू हो। लेकिन यहाँ पर देखो, ये कांस्टेंट इस प्रोपोर्शनैलिटी की वजह से आया था, तो ये जो आर है ये कांस्टेंट तो है, लेकिन विद इन सर्टेन लिमिट में कांस्टेंट है। मतलब वोल्टेज को चेंज करने से रेजिस्टेंस नहीं चेंज होगा, करंट को चेंज करने से रेजिस्टेंस नहीं चेंज होगा। इस रिलेशन के अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगी उनमें से किसी को भी चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, इसलिए रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये हमेशा ही कांस्टेंट रहता है, कुछ चीज़ें हैं जो चेंज करने से रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। और अगर आपको ओम्स लॉ याद हो तो ओम्स लॉ में बताया भी था मैंने कि टेम्परेचर और डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो ओम्स लॉ गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? अब आपको समझ में आएगा कि वो हमने ऐसा क्यों बोला था, तो आज उसको समझने वाले हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट तब रह ही नहीं जाएगा, और जब ये कांस्टेंट रह ही नहीं जाएगा तो वोल्टेज करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रह ही नहीं जाएगा, तो ओम्स लॉ गलत हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट कब नहीं रहता है? इन 4 कंडीशंस में ये कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है। तो इसको समझेंगे हम लोग, ये 4 कंडीशन कैसे कैसे जो है वो फुलफिल हो रही है, तो आज इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो लेंथ से किस तरीके से रेजिस्टेंस को अफेक्ट पड़ता है? तो जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज़्यादा लेंथ होगा कंडक्टर का, रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। ये बिल्कुल जैसे समझो, वायर की लेंथ अगर ज़्यादा होगी और रास्ते में सारे एटम्स होंगे वायर में, ये वायर है, इसके अंदर सारे कॉपर का वायर है, कॉपर के एटम्स होंगे और इलेक्ट्रॉन को उनमें से भागना होगा। अब जितना लंबा वायर होगा उतनी ज़्यादा उसके रास्ते में रुकावटें आएंगी और उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लड़े भिड़ेगा, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। सिंपल आपको पता चल रहा है कि लंबाई जितनी ज़्यादा होगी, लेंथ जितना ज़्यादा होगा कंडक्टर का, उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होने वाला है, ठीक है। और इस तरीके से दूसरा जो रिलेशन है वो क्रॉस सेक्शन एरिया का है, वो है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया आपको पता होगा, मैंने बता रखा है पीछे, नहीं पता तो उसको मालूम कर लीजिए। क्रॉस सेक्शन एरिया मींस जैसे ये अगर वायर है, वायर किस शेप का होता है? सिलेंडर शेप का। बताया आपको, वायर सिलेंडर शेप का होता है। जैसे ये मार्कर एक सिलेंडर शेप का, ऐसे ही वायर भी होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब इसको इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर काटना है, तो इसी लेंथ के परपेंडिकुलर जब आप काटोगे तो सामने से जो एरिया दिखता है उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया, जो कि सर्कल होता है सिलेंडर के केस में, ठीक है। तो ये एक तरीके से ये मोटाई को डिनोट करता है कि कितना मोटा होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया इसकी थिकनेस को, उसकी वायर की मोटाई को डिनोट करता है। अगर ये सर्कल बड़ा दिख रहा है मतलब उधर एरिया ज़्यादा है, अगर ये सर्कल छोटा दिख रहा है आपको मतलब इधर एरिया कम है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स थिकनेस है उस वायर की, एक तरीके से। चलो, अब एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में यही होता है, एक चीज़ बढ़ती है दूसरी घटती है, एक चीज़ घटती दूसरी बढ़ती है, ठीक है। मतलब वायर जितना मोटा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, वायर जितना पतला होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आपको एक पतली सी गली में से अगर 50 लोग को भागने के लिए बोला जाए, तो पतली सी गली में से 50 लोग भागेंगे तो लड़ने भिड़ने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, कोलिजन बढ़ जाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो जितना पतला रास्ता होगा उतना प्रॉब्लम होगा जाने में। वहीं अगर एक खुला मैदान और उसमें 50 लोग को दौड़ने को बोला जाए तो कोई किसी से लड़े भिड़ेगा नहीं, सब अपना अपना भाग सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोलिजन्स कम होंगे, रेजिस्टेंस कम होगा। तो जितना ज़्यादा मोटा वायर होगा
रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और वायर जितना पतला होगा इलेक्ट्रॉन को भागने में, चार्जेस को भागने में उतनी प्रॉब्लम होगी, रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। वायर पतला रेजिस्टेंस ज़्यादा, वायर मोटा रेजिस्टेंस कम, तो मोटाई और रेजिस्टेंस यानी थिकनेस यानी क्रॉस सेक्शन एरिया और रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, चलो इसके अलावा जो टेम्परेचर होता है वो आपको नहीं पढ़ना है, वो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ आपको कि जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ती है। थर्मल एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा कोलिजन्स करता है और जल्दी जल्दी लड़ता भिड़ता है। तो जल्दी जल्दी अगर लड़े भिड़ेगा वो, तो लड़ने भिड़ने से क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादा लड़ेगा, ज़्यादा कोलिजन, और कोलिजन ही हमारे पास रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करता है। किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसके नंबर ऑफ कोलिजन्स एटम से जो है वो इंक्रीज होते हैं और ज़्यादा रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हो, लेकिन ऐसा कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं है, छोड़ो आप इसको। इसे याद रखना, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज करता है और टेम्परेचर को घटाने से रेजिस्टेंस उसका डिक्रीज करता है। ठीक है, और तीसरा के बाद चौथा जो आता है आपका वो है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, मतलब अलग अलग मटेरियल के केस में रेजिस्टेंस अलग अलग देखा जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, कॉपर के केस में कॉपर के एटम अलग तरीके से रेजिस्टेंस शो करेंगे, सिल्वर के केस में सिल्वर के एटम अलग तरीके से रेजिस्टेंस शो करेंगे, एल्यूमिनियम के केस में एल्यूमिनियम के एटम अलग तरीके से रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। ठीक है, ये नेचर ऑफ मटेरियल होता है। जैसे हर एक इंसान का नेचर होता है कि कोई अच्छा होता है बोलने में किसी से, कोई बहुत खड़ूस लगता है बोलने में, कोई किसी से बोलता ही नहीं। तो ये डिपेंड करता है नेचर कैसा है इंसान का, उस हिसाब से अलग अलग इंसान के अलग अलग नेचर होते हैं। उसी तरह से अलग अलग मटेरियल का अलग अलग नेचर होता है कि वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो नेचर के अकॉर्डिंग अलग मटेरियल अलग नेचर, तो रेजिस्टेंस अलग अलग। कॉपर के केस में रेजिस्टेंस अलग आएगा, सिल्वर के केस में रेजिस्टेंस अलग आएगा, एल्यूमिनियम के केस में रेजिस्टेंस अलग आएगा। नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में दो ही है, तो हम इन्हीं दोनों को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब इन दोनों को अगर एक साथ मिक्स कर दिया जाए, तो यहाँ पर इन दोनों को एक साथ मिक्स करेंगे तो ऊपर एल और नीचे ए, तो आर प्रोपोर्शनल एल बाई ए बन जाने वाला। ठीक है, अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाएंगे, तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने से एक कांस्टेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है, और वो कांस्टेंट होता है अपना रो। ठीक है, तो यहाँ पर एक नए कांस्टेंट की एंट्री होती है, और वो कांस्टेंट आपका क्या है, रो है। ठीक है, क्या है, रो। तो हम हाईलाइट कर देते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब ये क्या है, इसका नाम है रो। ठीक, RHO रो। रो क्या है, एक कांस्टेंट है, इसको याद रखना आपको, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं रो, और इसका सिंबल ऐसा डिजाइन सा है। और इसका नाम क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मीन्स क्या होता है, उसको हम जस्ट अभी करने वाले, समझने वाले। रेजिस्टिविटी क्या चीज़, जैसे रेजिस्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस था कि जो करंट फ्लो हो रहा है, जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, उनके पाथ में जो अपोजिशन आ रहा है, जो मतलब जो भी चीज़ें उनके मार्ग में उनको रोक रही हैं फ्लो होने से, जो भी चीज़ें उनके पाथ को ब्लॉक कर रही हैं, ठीक है, अफेक्ट कर रही है उनके मोशन को, उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते थे। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी मटेरियल की होती है, अलग अलग मटेरियल में अलग अलग एबिलिटी होती है टू रेजिस्ट। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो रेजिस्टिविटी इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट, मतलब कोई भी मटेरियल के अंदर कितनी एबिलिटी है कि किसी भी चार्जेस के फ्लो को वो रेजिस्ट करे, उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, जैसे इसको ऐसे समझो, जैसे सपोज करते हैं कि आप जो है वो, जैसे हर एक इंसान में ऐसा देखा जाता है कि कोई 2 रोटी खा लेता है, कोई 4 रोटी खा लेता है, कोई 10 रोटी खा लेता है, कोई 8 रोटी, पता नहीं कौन लोग खाते हैं लेकिन खाते होंगे। ठीक है, जैसे मान लो कोई 8 रोटी खा रहा है, तो आप अब वो खाना कितना चाह रहा है, जैसे मान लो उसने आज उसने कहा कि बहुत अच्छा खाना बनाया, आज बहुत टेस्टी बनाया खाना, आज मैं 10 रोटी खाऊंगा। ठीक है, तो अब उसकी कोशिश पूरी रहेगी 10 रोटी खाने की, लेकिन हो सकता है वो 10 रोटी ना खा पाए। ठीक है, क्योंकि आप कोशिश ज़्यादा की करते हैं लेकिन चीज़ उतनी नहीं मिलती। जैसे आप सोचे होंगे कि आज मैं जो है 5 घंटा पढ़ूंगा, सुबह से शाम तक पढ़ूंगा, लेकिन जब आप पढ़ने बैठते समझ में आता है हम तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, बोरिंग लग रहा है। ऐसी मटेरियल भी अपनी एबिलिटी दिखाता है कि कितना हम रेजिस्टेंस शो कर सकते हैं, जितना वो एबिलिटी रखता है शो करने की, वो होती है रेजिस्टिविटी। लेकिन जितना रेजिस्टेंस ऑफर होता है वो है अपना रेजिस्टेंस, जितना अपोजिशन ऑफर होता है। जैसे आपने कोशिश करा कि आज हम 10 रोटी खाएंगे, तो वो है रेजिस्टिविटी, लेकिन खा पाए 8 ही रोटी 7 ही रोटी, ये है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस सुनने में सेम साउंड हो रहा है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, और रेजिस्टिविटी को किससे लिखा जाएगा, रो से। अब जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर आप कोशिश ही करेंगे कि आज हम सुबह से शाम तक पढ़ेंगे, तो कुछ नहीं तो शाम में 4 नहीं बजेगा तो शाम में 3-2 बजे तक तो पढ़वे करेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, रेजिस्टिविटी कम रेजिस्टेंस कम। आप कोशिश करेंगे आज जो हम पढ़वे नहीं करेंगे, या 2 घंटा पढ़ेंगे, तो 2 घंटा पढ़ेंगे तो उसमें आप
अब 2 घंटा ही पढ़ना है तो उसमें 1 घंटा पढ़ ही पाएंगे या सवा घंटा पढ़ेंगे तब तक फिर बोरिंग लगने लगेगा आपको। तो अगर आप कम की कोशिश करेंगे पढ़ने की तो कम पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे ज़्यादा पढ़ेंगे। जैसे आपका एग्जाम नज़दीक आता है तो आपके दिमाग में टेंशन रहता है तो आप सुबह से शाम तक पढ़ लेते हैं, और वहीं जब एग्जाम नहीं हो रहे होते हैं तो उस केस में आप देखिए कितना कम पढ़ते हैं। तो जितना आप अपने अंदर से कोशिश करते हैं करने की उतना आप चीज़ों को करते हैं। ऐसी मटेरियल जितना कोशिश कर रहा है वो है उसका रजिस्टिविटी, और जितना ऑफर आ पा रहा है, जितना रेजिस्टेंस ऑफर हो पा रहा है, जितना अपोजिशन ऑफर हो पा रहा है वो है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना होगा ये रजिस्टिविटी थोड़ा सा इसके बारे में। तो इसका एक फॉर्मूला अगर हम यहाँ से बनाएंगे तो रो बराबर क्या बनेगा, ये आर ए बाई एल, ए यहाँ मल्टीप्लाई एल डिवाइड, तो रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। और यहाँ से अगर हम इसकी यूनिट बनाएंगे तो रजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, इसका यूनिट एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और अपॉन इसका यूनिट हो जाएगा मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, यहाँ से बनेगा ओम मीटर। और यहाँ पर अगर हम ओम को ऐसे लिख दें ओम मीटर तो ये भी कोई बुराई नहीं है। तो ये इसका क्या हो गया, एसआई यूनिट हो गया। तो एसआई यूनिट जो होता है रजिस्टिविटी का क्या होता है, ओम मीटर, रेजिस्टेंस का क्या था ओम, तो खाली ओम है तो रेजिस्टेंस ओम मीटर है, तो ये किसका एसआई यूनिट हो गया, रेजिस्टिविटी का। कई बार हम क्या करते हैं ओम मीटर की जगह पर हम ओम सेंटीमीटर भी यूज करेंगे। ये एसआई यूनिट नहीं है, छोटी यूनिट है, लेकिन ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज होती है, ज़्यादा फेमस ये यूनिट होती है, क्योंकि वायर में हम उस केस में हम ज़्यादातर ओम सेंटीमीटर ही यूज़ कर रहे होते हैं। हम छोटे मोटे सर्किट की बात करते हैं, सेंटीमीटर में हम उस चीज़ को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर एसआई यूनिट होती है ओम मीटर, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादातर जो एग्जाम में आते हैं वो ओम सेंटीमीटर में आते हैं। तो आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना जानते हो, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, उससे आप चेंजिंग कर सकते हो। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है समझ गए, रजिस्टिविटी क्या है समझ गए। और ये जो रजिस्टिविटी होती है ये किस पे डिपेंड करती है, ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, किस पे, एक टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर और एक नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो ये रजिस्टिविटी जो है ये एरिया पर डिपेंड नहीं करती, ये लेंथ पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, मतलब जिस ये कांस्टेंट है, देखो आर क्या था, सॉरी रो क्या था, रो एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब वो इस इक्वेशन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो रजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती। वायर कितना भी लंबा हो उसकी रजिस्टिविटी उतनी ही रहेगी, वायर कितना भी मोटा हो रजिस्टिविटी उतनी ही रहेगी। रजिस्टिविटी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, डायमेंशंस पे जो डिपेंड करता है वो है रेजिस्टेंस। रजिस्टिविटी केवल मटेरियल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जब टेम्परेचर चेंज कर दोगे रजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। और अगर आपने मटेरियल को ही चेंज कर दिया, कॉपर लेंगे तो अलग रजिस्टिविटी रहेगी, सिल्वर लेंगे अलग रहेगी। मैं 2 रोटी खाऊंगा तो कोई 4 खाएगा तो कोई 8 खाएगा, आप सबका अपना अलग अलग है। तो ऐसे ही मटेरियल का रजिस्टिविटी अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आई है तो लाइक कर दो वीडियो को। ठीक है, लाइक नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए आपको बस। ठीक है, तो आपको अगर समझ में आ रहा है चीज़ें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ आपको समझाने की। तो इतना जितना मैंने समझाया इतना आप अभी रिवाइज करो। फिर अब हम लोग जो है वो देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम ये रेजिस्टेंस को आगे बढ़ाएंगे। अभी हम रेजिस्टेंस को आगे जो है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, जहाँ पर हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं, ज़रूरत क्या है, नीड क्या है रेजिस्टेंस को कंबाइन करने की। सीरीज कम्बिनेशन आता है, पैरेलल कम्बिनेशन आता है, मिक्स कम्बिनेशन आता है, और क्वेश्चन तो हर बार आता है एग्जाम में से। ठीक है, तो यहाँ पर अगला लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन उससे पहले जितना भी पढ़ाया गया आपको इसको आपको रिवाइज करना है, नोट कर लेना है। फिर अगला लेक्चर हम लोग लेके जल्द ही आएंगे। ठीक है, तो चलो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।